आज की इस गहराई से बातचीत में स्वागत है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर की क्रांति पर नज़र डाल रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये तकनीक कैसे सब कुछ बदल रही है। हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स पर एक किताब के कुछ अंश हैं, खासकर वो अध्याय है ना, चिकित्सा में कंप्यूटर। बिल्कुल। तो हमारा मकसद, हम ये पता लगाएंगे कि कंप्यूटर मेडिकल दुनिया को कैसे बदल रहे हैं, मतलब आंकड़ों के विश्लेषण से लेकर मरीजों की देखभाल और यहाँ तक कि रिसर्च तक। दिलचस्प बात है। शुरू में चिकित्सा जगत में कंप्यूटर को लेकर काफी झिझक थी। जरा सोचिए, पहले जो कंप्यूटर पूरे कमरे में आते थे, आज उतनी ही ताकत एक छोटे से डेस्कटॉप या लैपटॉप में है। चलिए सफर को समझते हैं। तो ये कंप्यूटर क्रांति मेडिकल फील्ड में आई कैसे? जैसा कि हमने सुना, शुरू में लोग इसे अपनाने में हिचकिचा रहे थे। कंप्यूटर के काम करने के तरीके की तुलना अक्सर इंसानी दिमाग से की जाती है ना? जैसे हमारी इंद्रियां जानकारी लेती हैं, दिमाग उसे प्रोसेस करता है और फिर हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम करता है। इनपुट लेता है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू उसे दिए गए प्रोग्राम के हिसाब से प्रोसेस करता है और फिर हमें मनचाहा आउटपुट मिलता है। और समय के साथ जो बदलाव आया है वो तो वाकई कमाल का है। 60 के दशक के अंत में जो मशीनें पूरे हॉल जितनी बड़ी थीं, आज वैसी ही क्षमता वाले माइक्रो कंप्यूटर्स हमारी मेज पर फिट हो जाते हैं। आकार छोटा हुआ, लेकिन ताकत वो कई गुना बढ़ गई। और चिकित्सा में इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा इस्तेमाल बायोस्टैटिस्टिक्स यानी जैव सांख्यिकी के क्षेत्र में हुआ है ना? हाँ, और ये काफी तार्किक भी लगता है। बायोस्टैटिस्टिक्स का मूल काम ही डेटा का विश्लेषण करना है, और कंप्यूटर तो बड़ी मात्रा में डेटा संभालने और जटिल गणनाएं करने में माहिर है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स में कंप्यूटर क्या खास काम करते हैं? मतलब सिर्फ नंबर जोड़ना घटाना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर यहाँ कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। पहला तो किसी भी साइज के डेटा को इकट्ठा करना, उसे व्यवस्थित करना, टेबल्स बनाना और जरूरत के हिसाब से ग्राफ या चार्ट में दिखाना, वो भी पूरी सटीकता के साथ। अच्छा, यानी बड़े डेटा सेट को समझना आसान हो जाता है। और विश्लेषण के बारे में क्या? कैलकुलेशन वगैरह? हाँ, यहीं पर कंप्यूटर की असली ताकत दिखती है। ये बड़ी तेजी से औसत यानी एवरेज निकाल सकते हैं, डेटा कितना फैला हुआ है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और नतीजों में कितनी अनिश्चितता है स्टैंडर्ड एरर, ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे शोधकर्ताओं को डेटा के पैटर्न समझने में काफी मदद मिलती है। और वो सार्थकता परीक्षण, टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस जिनका जिक्र था, पी वैल्यू वगैरह, इस सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में कहूँ तो ये परीक्षण हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जो नतीजे हमें दिख रहे हैं, मान लीजिए किसी नई दवा का असर, वो वाकई में महत्वपूर्ण है या सिर्फ संयोग की बात है। कंप्यूटर इन जटिल गणनाओं को मिनटों में कर देते हैं। इससे डॉक्टर और शोधकर्ता सही फैसले ले पाते हैं। यानी ये पी वैल्यू हमें बताता है कि कोई नतीजा सिर्फ संयोग से मिला है या उस पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, मोटा मोटा यही मतलब है। अच्छा, तो ये सिर्फ अकादमिक रिसर्च तक सीमित नहीं है, इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी में भी असर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका व्यवहारिक असर भी बहुत है। उदाहरण के लिए जीवन तालिका यानी लाइफ टेबल्स बनाने में कंप्यूटर ये अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि किसी खास उम्र में, जैसे रिटायरमेंट पर, व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी हो सकती है। अरे वाह! हाँ, और ये जानकारी फिर पेंशन योजनाओं और वृद्धावस्था से जुड़ी नीतियों के लिए बहुत जरूरी होती है। ये तो सोचने वाली बात है। और स्रोतों में यह भी लिखा था कि कंप्यूटर गंभीर बीमारियों के बाद जीवन की संभावना का अनुमान लगाने में भी मदद करते हैं, कैंसर वगैरह में। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण उपयोग है। कैंसर जैसी बीमारियों में इलाज के साथ या उसके बिना मरीज के बचने की संभावना और संभावित जीवन अवधि का अनुमान लगाने में कंप्यूटर मॉडलिंग मदद करती है। इसी तरह हार्ट सर्जरी जैसे बाईपास या वॉल्व रिप्लेसमेंट, या फिर अंग प्रत्यारोपण जैसे किडनी या कॉर्निया ट्रांसप्लांट, इनकी सफलता दर का अनुमान लगाने में भी कंप्यूटर अहम भूमिका निभाते हैं। इतना सारा डेटा चाहिए होता होगा ये सब करने के लिए, ये आता कहाँ से? इसके लिए वर्ल्ड रजिस्ट्री जैसी वैश्विक पहलें हैं। ये अलग अलग ऑपरेशंस और उनके नतीजों का डेटा इकट्ठा करती हैं। जब हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर डेटा होता है, तो कंप्यूटर उसका विश्लेषण करके ऐसे पैटर्न और ट्रेंड्स उजागर कर सकते हैं जो पहले जानना संभव ही नहीं था। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं, तो ये स्पष्ट है कि बड़े डेटा सेट और उन्नत सांख्यिकीय विश्लेषण क्षमता स्वास्थ्य परिणामों की बेहतर समझ और भविष्यवाणी को सक्षम करती है, जो पहले मुमकिन नहीं था।
चलिए, अब एक और अहम क्षेत्र की बात करते हैं, सामुदायिक या सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल। सुना है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम पर काफी जोर देता है। बिल्कुल। सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रबंधन करने के लिए जरूरतों को समझना, नीतियां बनाना, उनके अमल पर नजर रखना और फिर उनका मूल्यांकन करना, इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज है डेटा। और सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि सटीक, भरोसेमंद और सही समय पर मिलने वाला डेटा। यहीं पर कंप्यूटर आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रणालियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल हो रहा है? कुछ उदाहरण हैं? कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, जिसमें EPI और UIP दोनों शामिल हैं। ये सिस्टम डेटा को ट्रैक करने, संसाधनों का प्रबंधन करने और कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करने में मदद करते हैं। अच्छा, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS कार्यक्रम भी एक अच्छा उदाहरण है। डेटा स्टोरेज की क्षमता से जुड़ा एक दिलचस्प उदाहरण भी था स्रोत में, वो तपेदिक यानी DB वाला। क्या था वो? हाँ, वो काफी चौंकाने वाला था। बात ये थी कि 1958 और 1997 के बीच टीबी के प्रसार की दर लगभग एक जैसी रही। एक जैसी? लेकिन इस दौरान तो बहुत असरदार दवाएं आ गई थी, इलाज का समय भी कम हो गया था। हाँ, बिल्कुल, दवाएं तो बहुत असरदार थीं, लेकिन कंप्यूटर विश्लेषण से मिले इस डेटा ने इशारा किया कि शायद बीमारी के फैलाव में सामाजिक आर्थिक कारकों की भूमिका, जैसे गरीबी, कुपोषण, रहने की खराब स्थिति, इनकी भूमिका दवाओं के असर से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। ओहो, तो मतलब कंप्यूटर ने ये समझने में मदद की। हाँ, कंप्यूटर की विशाल स्टोरेज क्षमता हमें इस तरह के लंबे समय के ट्रेंड्स का विश्लेषण करने और स्वास्थ्य पैटर्न को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करती है। और क्या कंप्यूटर भविष्य की महामारियों का पूर्वानुमान लगाने में भी मदद कर सकते हैं, जैसे आजकल हम सुनते हैं? निश्चित रूप से। पहले हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया जैसी महामारियों का पूर्वानुमान अक्सर पुरानी जानकारी और कह सकते हैं सरल अनुमानों पर आधारित होता था। लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे जटिल कारकों का विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे मौसम, लोगों की यात्रा पैटर्न, पिछले प्रकोपों का डेटा, और इनके आधार पर कहीं ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? मतलब भविष्यवाणी से क्या बदलेगा? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि इन बेहतर पूर्वानुमानों के आधार पर हम अपनी रोकथाम और नियंत्रण की रणनीतियों को कैसे और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है, पहले से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अस्पतालों और क्लिनिकों की। अक्सर लोगों को लगता है कि यहाँ कंप्यूटर का काम बस बिल बनाना है। हाँ, ये धारणा काफी आम है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है। कंप्यूटर अस्पतालों और क्लिनिकों को कई तरह से बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले तो वे काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और मरीजों को बेहतर देखभाल देने में मदद करते हैं। सोचिए, कैट स्कैन, एंजियोग्राफी जैसी जांचें। हाँ, ये तो कंप्यूटर के बिना संभव ही नहीं थी शायद। बिल्कुल। इसी तरह लेजर सर्जरी, जैसे किडनी की पथरी तोड़ने के लिए, या प्रोस्टेट के इलाज में इलेक्ट्रिकल वेपोराइजेशन जैसी तकनीकें, ये सब कंप्यूटर की मदद से ही विकसित हुई हैं। यानी सीधे तौर पर मरीजों के इलाज में फायदा। और प्रबंधन मैनेजमेंट के स्तर पर? मैनेजमेंट के स्तर पर भी बड़े फायदे हैं। कंप्यूटर गलतियों और चोरी जैसी चीजों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। दवाओं का स्टॉक मैनेज करना, उनकी एक्सपायरी डेट ट्रैक करना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। हाँ, वो इन्वेंट्री वाली बात, हजारों चीजें होती हैं अस्पताल में। हाँ, सोचिए, हजारों तरह की दवाएं, उपकरण, चादरें, इन सब का हिसाब मैनुअल रखना कितना मुश्किल होता होगा। कंप्यूटरकृत इन्वेंट्री मैनेजमेंट से बर्बादी कम होती है और जरूरत के समय चीजें उपलब्ध रहती हैं। और बिलिंग वाली बात, वो भी आसान होती है क्या? या बस लंबी लाइनों की जगह कंप्यूटर स्क्रीन आ गई है? नहीं, फर्क पड़ता है। बिलिंग और अकाउंटिंग में मैनुअल सिस्टम में गलतियां होने, लंबी कतारें लगने और कभी-कभी मरीजों से बहस होने की काफी गुंजाइश रहती है। कंप्यूटरीकृत बिलिंग इन समस्याओं को काफी हद तक खत्म कर देती है। प्रक्रिया तेज होती है, गलतियां कम होती हैं, जिससे समय बचता है और सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। स्टाफ और मरीजों के समय की बचत भी होती होगी फिर तो, गैर इलाज वाले कामों में। बिल्कुल। गैर नैदानिक कामों पर लगने वाला समय काफी बचता है, जैसे मरीज के पुराने रिकॉर्ड ढूंढना हो, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना हो, या फिर ग्रोथ चार्ट या फॉलोअप विजिट का रिकॉर्ड रखना हो। ये सब कंप्यूटर पर ज्यादा तेजी से और व्यवस्थित तरीके से हो जाता है। इससे डॉक्टर और नर्स मरीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। और अकादमिक या रिसर्च के कामों में, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में? वहां भी फायदा है।
डॉक्टर और शोधकर्ता आसानी से रिसर्च पेपर या प्रेजेंटेशन के लिए आंकड़े और रेफरेंस मटेरियल जुटा सकते हैं और तो और दुनिया भर के विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो कंप्यूटर उन कामों में बेहतरीन है जहां इंसान अक्सर चूक जाते हैं, जैसे बहुत तेज गणना करना, भारी मात्रा में जानकारी स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत निकालना या किसी खास जानकारी को खोजना। अगर हम खास तौर पर चिकित्सा रिकॉर्ड की बात करें तो मैनुअल रिकॉर्ड की मुख्य समस्याएं क्या थीं जिन्हें कंप्यूटर ने हल किया? चलिए इस विशिष्ट लाभ को थोड़ा और समझते हैं। मैनुअल रिकॉर्ड के साथ कई दिक्कतें थीं। ओपीडी का डेटा खो जाना एक आम बात थी। एक ही जानकारी बार बार अलग अलग जगह लिखनी पड़ती थी। जांच रिपोर्ट गुम हो जाती थी। और लिखावट पढ़ने में ना आना, वो तो एक बड़ी समस्या है। हाँ बिल्कुल, लिखावट की समस्या और कोई एक मानक तरीका न होना, इन सब से बहुत सारा महत्वपूर्ण डेटा बेकार हो जाता था या उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता था। और कंप्यूटरकृत रिकॉर्ड इसमें कैसे सुधार लाते हैं? क्या फायदे हैं? कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड बहुत कुशल होते हैं, उन्हें खोजना आसान है, वे सटीक होते हैं, जगह कम घेरते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जानकारी पूरी होती है, व्यवस्थित होती है, पढ़ने लायक और सुसंगत होती है। इससे डॉक्टरों को मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक नज़र में मिल जाती है, जो बेहतर इलाज के लिए बेहद ज़रूरी है। लागत भी कम होती है और समय की बचत होती है, सो अलग। क्या कंप्यूटर डॉक्टरों को निदान मतलब डायग्नोसिस करने में भी मदद करते हैं या ये अभी भविष्य की बात है? नहीं, कुछ हद तक करते हैं। कंप्यूटर में दवाओं, लक्षणों, बीमारियों और केस हिस्ट्री का एक विशाल डेटाबेस स्टोर किया जा सकता है। डॉक्टर इस जानकारी का उपयोग करके सही निदान तक पहुंचने या इलाज के विकल्प तलाशने में मदद ले सकते हैं। कुछ सिस्टम तो ऐसे भी हैं जो लक्षणों के आधार पर संभाव्य बीमारियों और शुरुआती इलाज का सुझाव भी दे सकते हैं, खासकर तब जब विशेषज्ञ डॉक्टर तुरंत उपलब्ध न हो। अच्छा, और वो दूरस्थ निगरानी, रिमोट मॉनिटरिंग वाली बात, क्या वो वाकई संभव है कि घर बैठे मरीज का डेटा डॉक्टर तक पहुंच जाए? हाँ, ये तकनीक अब मौजूद है और इस्तेमाल भी हो रही है। ऐसे उपकरण हैं जिन्हें मरीज घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका डेटा जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, वजन या गर्भावस्था में भ्रूण की स्थिति का डेटा टेलीफोन लाइन या इंटरनेट के जरिए सीधे अस्पताल के सेंट्रल कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। कमाल है। हाँ, और डॉक्टर फिर इस डेटा का विश्लेषण करके मरीज को फोन पर ही सलाह दे सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा सुलभ और प्रोएक्टिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मरीज की निगरानी लगातार हो सकती है। और अब आते हैं आखिरी क्षेत्र पर, चिकित्सा अनुसंधान, मेडिकल रिसर्च। यहाँ कंप्यूटर की क्या भूमिका है? जाहिर है डेटा एनालिसिस में होगी। हाँ, मुख्य भूमिका तो वही है। चिकित्सा अनुसंधान में अक्सर भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा होता है। किसी नई दवा का ट्रायल हो या किसी बीमारी के कारणों का अध्ययन, शोधकर्ताओं को इस डेटा का विश्लेषण करके सार्थक निष्कर्ष निकालने होते हैं। कंप्यूटर के बिना इतने बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करना लगभग असंभव होता या उसमें बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लगती। खास तौर पर बनाए गए स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। लेकिन स्रोत में एक चुनौती का भी जिक्र था। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ने सारी समस्याएं हल कर दी हैं रिसर्च में। हाँ, एक बड़ी चुनौती अभी भी है। देखिए, कंप्यूटर डेटा का विश्लेषण तो कर सकता है बहुत तेजी से और सटीकता से, लेकिन ये तय करना कि कौन सा विश्लेषण या कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, उस डेटा के लिए सही है, ये अभी भी इंसान यानी विशेषज्ञ पर निर्भर करता है। गलत विश्लेषण चुन लिया तो गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं, चाहे कंप्यूटर ने गणना कितनी भी सही की हो। समझा। तो इसका समाधान क्या है? क्या इस पर काम हो रहा है? हाँ, इसी समस्या से निपटने के लिए सांख्यिकीय विशेषज्ञ प्रणाली यानी स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट सिस्टम विकसित की जा रही हैं। ये सिस्टम शोधकर्ता को डेटा के प्रकार और शोध के उद्देश्य के आधार पर सही विश्लेषण चुनने में मदद करते हैं। कुछ नए सॉफ्टवेयर पैकेजों में ऐसी क्षमताएं शामिल भी की जाने लगी हैं, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय और नतीजों की व्याख्या की जिम्मेदारी शोधकर्ता की ही होती है। कंप्यूटर सिर्फ एक टूल है। स्रोत के अंत में मिल्टन एच एरोनसन का 1984 का एक विचार दिया गया जो मुझे लगता है आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि किसी भी क्षेत्र के पेशेवर को कंप्यूटर के सिद्धांतों, उपयोग और सीमाओं को समझना होगा, वरना वे अपने ही पेशे में पिछड़ जाएंगे। तो इस सब का निचोड़ क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर बेहद शक्तिशाली उपकरण है। वे हमारे आज्ञाकारी सेवक हैं, जैसे स्रोत में कहा गया है। वे हमें वो काम करने में सक्षम बनाते हैं जो पहले संभव नहीं थे, लेकिन वे खुद ब खुद स्मार्ट या बुद्धिमान नहीं हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। मानवीय विशेषज्ञता, सही सवाल पूछना, सही विश्लेषण चुनना, नतीजों का मतलब समझना और उन्हें सही संदर्भ में रखना, ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, कंप्यूटर हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, हमारी जगह नहीं लेते। बिल्कुल सही। तो आज की इस बातचीत का सार ये निकलता है कि कंप्यूटर ने चिकित्सा के लगभग हर पहलू को छुआ है। बायोस्टैटिस्टिक्स में विश्लेषण की ताकत बढ़ाने से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी और योजना बनाने तक, फिर अस्पतालों और क्लिनिकों को ज्यादा कुशल बनाने और मरीजों की देखभाल सुधारने में, और अंत में चिकित्सा अनुसंधान को गति देने तक। बिल्कुल। एक अंतिम निष्कर्ष ये है कि कंप्यूटर मौलिक रूप से बदल रहे हैं कि चिकित्सा का ज्ञान कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे संभाला जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका असर बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों से लेकर एक-एक मरीज की देखभाल तक हर स्तर पर दिख रहा है, और भविष्य में ये निश्चित रूप से और भी गहरा होगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। जैसे जैसे हम चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और जटिल एल्गोरिथम पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इन शक्तिशाली आज्ञाकारी सेवकों का उपयोग हमेशा नैतिक और प्रभावी ढंग से हो, जिसमें इंसान का हित, मरीज का हित हमेशा सर्वोपरि रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार विचार करते रहना होगा। इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।